हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। दिस इज अखिलेश कुमार आपके बीच में हाजिर है। ध्यान रखिए, आज सीईबीएस या साइकोलॉजी का सबसे बेस्ट चैप्टर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। यहाँ से प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो या अन्य किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम हो जो एजुकेशन लेवल का है, वहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है और पूछा भी गया है, क्योंकि एनसीएफ मतलब का पूरा नाम ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। तो एनसीएफ 2005 के विषय में सर्वाधिक अध्ययन करना है। बाकी इसके पहले भी एनसीएफ 3 आ चुके हैं। जैसे एक एनसीएफ आया था 1975 में, दूसरे एनसीएफ आया था 1988 में और तीसरे एनसीएफ आया था सन 2000 में और चौथा एनसीएफ कब आया था 2005 में। ध्यान रखिए, जो यानी पहला, दूसरा और तीसरा एनसीएफ आया था वो किस पर आधारित था? तो हमेशा क्वेश्चन बनता है वह व्यवहारवाद पर आधारित था। किस पर? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जेपी वाटसन थे, उस पर आधारित था। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा एनसीएफ 2005 को लाने का मुख्य श्रेय क्या था? जैसे 1986 शिक्षा नीति आई थी, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, 1993 में यशपाल समिति आई थी, 1995 में मिड डे मील आया था। इन सबको समीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों के विकास के संदर्भ में सही प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, साथ साथ विद्यालय की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं हो पा रही थी। उसी को सही व्यवस्थित करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की ढांचा तैयार करने के लिए यशपाल की अध्यक्षता में कुल 35 लोगों की समिति गठित की गई। कितनी? 35 लोगों की समिति गठित की, जिसमें 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट बनकर तैयार किए गए। तो ध्यान रखिए, एनसीएफ 2005 जो है मतलब शिक्षा का नवीनतम ढांचा है और यह किस पर आधारित था? संरचनावाद पर आधारित है। संरचनावाद का आशय यह है कि बच्चों को खुले में मौका दिया जाता है कि करके सीखे। किस पर? करके सीखे। उसी पर आधारित था एनसीएफ 2005। इसके विषय में विस्तृत अध्ययन शुरू करते हैं। एनसीएफ का नाम पूरा बता दिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। तो यहाँ देखेंगे, बता दिए इसके पहले एनसीएफ इसके पहले 75 में आया था, इसके बाद 88 में आया था, फिर सन 2000 में आया था। एनसीएफ 2005 के विषय में ध्यान रखिए, इसमें हम बता दिए 5 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। इसके बाद बता दिए किस पर आधारित है, आपसे बता दिए संरचनावाद पर आधारित है। इसके पहले बता दिए 75, 88 या 2000 भारतीय शिक्षा का नवीनतम ढांचा है। सबसे महत्वपूर्ण अगला पॉइंट याद रखें, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। यह किस पर आधारित है? इसके प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी, आचरण एवं सभ्यता। तो उससे प्रेरित है या उस पर आधारित है। ध्यान रखें इसका प्रेरणा स्रोत। अगर पूछेगा राष्ट्रीय फोकस समिति की स्थापना क्यों की गई थी? मतलब एनसीएफ 2005 सही मायने में सही है या गलत है, इसी की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय फोकस समिति की स्थापना की गई थी, ताकि भारतीय लोगों द्वारा इस पर अपने राय मिल सके, यह सही है या गलत है। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी की बैठक में 14 से 19 जुलाई तक बैठक हुई। इसके माध्यम से 2004 के माध्यम से एनसीएफ 2005 की नींव डाली गई। किसकी? 2005 की एनसीएफ नींव डाली गई। 2004 में कब से बैठक हुई? 14 से 19 जुलाई 2004 को। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा सदस्यों की संख्या बताए थे कितनी है? 35 है। अब कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा 38 है। इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल थे और पर्यवेक्षक 3 थे। मतलब पर्यवेक्षक 3 थे, सदस्य 35 थे, यानी कुल मिलाकर 38 हो गए थे। ध्यान रखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी थे। और इसके सचिव कौन थी? श्वेता उत्पल। ध्यान रखिए, इसकी सचिव कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेता उत्पल। ध्यान रखिए, इसके बाद आगे देखते हैं। मतलब हिंदी की अशुद्धियों के लिए नामवर सिंकुर, यानी हिंदी में जो अशुद्धियां पकड़ी जा रही थी उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष रूप में नामवर सिंह को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला कहता है यह किस मंत्रालय द्वारा पारित किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे पारित किया गया। इसके बाद अगला पूछेगा किस बोर्ड की सलाह पर, तो बोर्ड कौन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा इसमें अनुमति दी गई। इसका आधार क्या था, आधार महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। आधार 1993 की जो यशपाल समिति थी उसका एक वाक्य था, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ध्यान रखिए कहां से लिया गया, 1993 की शिक्षा बिना बोझ से, ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं इसमें मार्गदर्शन की बात किया गया है, उस मार्गदर्शन को ध्यान रखिए। तो ये एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन है। तो पहला मार्गदर्शन कह रहा शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी जो शिक्षा है बच्चों को हम आप विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं उसको ऐसे ऐसे उदाहरण दिया जाए ताकि वह अपने घरेलू चीजों से समझ कर सीख पाए, हाँ वास्तव में ये चीज होता है, ध्यान रखें। इसके बाद कह रहा है रटंत मुक्त शिक्षा, हमें उसको अब रटन पर जोर नहीं देना है, उसका उद्गम कहाँ हुआ है, सही प्रक्रिया तक ले जाना है ताकि वो आसानी से सीख पाए, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला कह रहा है परीक्षा सिर्फ पुस्तक तक सीमित न हो। हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिए। जो हम पुस्तक लेवल से परीक्षा दे देते हैं, क्वेश्चन से उठाकर पुस्तकों में दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो पुस्तक को लेकर साथ साथ उसके सामाजिक जीवन से जुड़ा हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ा हो, ताकि वह सोचकर आसानी से उसका उत्तर दे सके। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए और कक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए। नहीं पता चला कि एक ही परीक्षा बना दी, बच्चा फेल हो गया तो और वो फिर उसकी मानसिक प्रक्रिया गड़बड़ हो गई, वो पढ़ना स्कूल छोड़ दिया, अपनी बेइज्जती महसूस कर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी परीक्षा बनाए, परीक्षा प्रणाली ऐसा होना चाहिए और लचीला हो, साथ साथ उसको विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ा जाए ताकि बच्चों को ऐसा न लगे कि हमें परेशानी हो रही है। इसके बाद अगला क्या रहा, प्रजातंत्र राष्ट्र हित की भावना का विकास किया जाए। प्रजातंत्र यानी बच्चों, तानाशाही की व्यवस्था बिल्कुल नहीं किया जाए, यानी छात्र केंद्रीय शिक्षा की व्यवस्था की जाए, छात्रों को रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाए, ध्यान रखें। इसके बाद कहते हैं भाग, इसके कुल 5 भाग हैं, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कितने भाग थे, 5 भाग है। पहला क्या है, परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना व ज्ञान है, तीसरा क्या है, पाठचर्या क्षेत्र व स्कूल अवस्था है, चौथा आपका है कक्षा वातावरण, जबकि 5वां क्या है, व्यवस्थागत सुधार, व्यवस्थागत सुधार, जिसमें परिप्रेक्ष्य मतलब क्या है, शिक्षा को बोझ न बनाया जाए, यानी कहने का यह आस है शिक्षा को बोझ न बन जाए, बच्चे को इतना प्रेशर न दिया जाए कि नहीं तुमको ये करके आना है। इससे बच्चा एकदम जान लीजिए डिमोटिवेट हो जाएगा और सीखने में रुचियां नहीं दिखाएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद शिक्षा रटंत मुक्त किया जाए, शिक्षा को बच्चे को रटना है, उसको संज्ञान मतलब उसको रचनात्मक बनाया जाए ताकि वह सीख पाए। बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सब सामाजिक, हर प्रकार का विकास बच्चे का होना चाहिए। आवश्यकता पर बच्चों के लिए संवेदनशील वातावरण तैयार किया जाए, यानी जैसी आवश्यकता उसी हिसाब से वातावरण बच्चे के लिए तैयार किया जाए, ध्यान रखिए। ये 5 भाग ध्यान रखना है। इसके बाद अगला कुछ पूछता है आपसे, फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक के कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन हमें 1 से 12 तक सब्जेक्ट नहीं जानना है, हमारा मेन ध्येय है प्राइमरी और उच्च प्राथमिक। यहाँ 2 ही तरीके के सब्जेक्ट को जान लेना है। प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सब्जेक्ट अनिवार्य किए गए हैं, तो शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए, समझ गए, मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला कार्य है कला शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और आधुनिक भारतीय भाषा पर जोर दिया जाए। इसके बाद कह रहा है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन किया जाए, यानी पर्यावरण को एकीकृत रूप में अध्ययन किया जाए। कई बार पूछा गया, इस तथ्य को एकदम पूरा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद कह रहा है कार्य अनुभव एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यों अनुभव के अनुसार एवं शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया जाए, किसमें, प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं आपका माध्यमिक स्तर पर, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, पूर्व माध्यमिक स्तर पर। उसके लिए क्या है, शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, कला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद कह रहा है आधुनिक भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए और सामाजिक अध्ययन के साथ, जैसे सामाजिक अध्ययन में क्या शामिल होगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसके अंतर्गत जानकारी पूरी शामिल होनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है विज्ञान शिक्षण होना चाहिए, गणित शिक्षण होना चाहिए और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी पीटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके व्यायाम के माध्यम से भी उनको शिक्षा दी जा सके।
इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ध्यान रखिए। प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण कार्य कैसे होना चाहिए, उसके लिए प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियां, संख्या ज्ञान, गणनात्मक कौशल, यानी गणित को जो खेल खेल में गणित सिखाना चाहिए। ये कोई खेल का आयोजन किया जाए, वो खेल ऐसा हो जिससे वो खेलते भी रहें और उनको महसूस हो कि हम कुछ सीख भी लिए। इस तरीके से शिक्षण कार्य किसमें होना चाहिए, प्राइमरी में। पहेली बाक्स भी होना चाहिए। इसके बाद संख्या ज्ञान, संख्याओं को ज्ञान उनको मतलब शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से दिया जाए। गणनात्मक कौशल ये किसके लिए, प्राइमरी के लिए। जबकि उच्च प्राथमिक के लिए क्या है, आंकड़ों का उपयोग, किसका, आंकड़ा दिया जाए और आंकड़ों की उपयोगिता के विषय बच्चों को बताया जाए। हाँ, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, इस तरीके से जिंदगी में इसको लाया जा सकता है, ध्यान रखें। इसके बाद करा आंकड़ों का उपयोग के बाद करा उसको प्रस्तुति, किस हिसाब से उसको प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद करा व्याख्या, जो भी मतलब जो भी तथ्यात्मक है, जो भी कहानी है या जो कविताएं हैं उसकी व्याख्या, या मतलब गणितों के विषय में जो भी संक्रिया है उसकी व्याख्या परक ज्ञान किसको दिया जाए, बच्चों को, किसके 6 से 8 तक वाले बच्चों को। इसके बाद बीज गणित के विषय में जानकारी, बीज गणित में जैसे त्रिभुज के विषय में, वर्ग के विषय में, आयत के विषय में, रेखा के विषय में, कोण के विषय में, इनको धीरे धीरे जानकारी यहाँ तक दी जानी चाहिए। इसके बाद अमूर्त धारणा का विकास, यानी जो दिख रहा है उसके विषय में तो बताना चाहिए ठोस में, और जो नहीं दिख रहा है उसके विषय में भी उनको बताना चाहिए, ताकि उनके अमूर्त चिंतन का भी विकास हो सके। यह कौन सा कहता है, एनसीएफ 2005, किसके लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, ध्यान रखिए। इसके बाद विज्ञान शिक्षण के विषय में जान लेते हैं। विज्ञान के विषय में प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवेश व पर्यावरण की जानकारी, ज्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए। आसपास का जो परिवेश है और पर्यावरण की जो जानकारी है उसी के संदर्भ में ज्ञान दिया जाना है, किसमें, प्राथमिक में। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। परिवेश का मतलब ये कहते हैं आसपास के जैसे पेड़ पौधे के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए, और उसको जो दृष्टिगत वस्तु है उसका विज्ञान से क्या महत्व वो दिया जाना चाहिए। यानी जो दृष्टिगत है, जैसे सूर्य के विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए, और आसपास चंद्रमा के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। तो यह किसमें कहता है, सामाजिक परिवेश में। इसके बाद प्राथमिक, उच्च के लिए क्या करा है, विज्ञान के सिद्धांत, मॉडल, प्रजनन और यौन शिक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विज्ञान के सिद्धांत, यानी जो विज्ञान के सिद्धांत के विषय में, जैसे सिद्धांत जो दिया गया है, जैसे प्रकाश की सिद्धांत क्या नाम है हो गया, और कुल मिला सापेक्षता का सिद्धांत, या कुल मिलाकर आदि इसके कह सकते हैं क्या नाम, गति के समीकरण के सिद्धांत, इन सब के विषय में धीरे धीरे इनको जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मॉडल, या उसका मॉडल कैसे तैयार किया गया, उस सिद्धांत कैसे बना वो बताइए। इसके बाद प्रजनन, उसका जन्म कैसे हुआ सिद्धांत का। यौन शिक्षा, यौन शिक्षा यानी सामाजिक रूप से जो युवा वर्ग की जो शिक्षा जो जरूरी है, उनके वास्तविक जीवन से उनको जोड़िए और उनको मतलब प्रेरित ऐसा मोटिवेशन दीजिए को पढ़ने के लिए और तत्पर हों। ध्यान रखिए, कौन कहता है, एनसीएफ 2005। इसके बाद करा कला में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लिखिए, कला में गायन, नृत्य, इसके बाद नाटक, यानी कला में शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, उनको गाने की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, साथ साथ नृत्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ साथ क्या करा, नाटक का आयोजन किया जाए, ताकि वो नाटक से सीख कर और अच्छे रूप से उसको सीख पाए, ध्यान रखें। इसके बाद करा शारीरिक शिक्षा में खेल कूद व मिड डे मील पर बल दिया जाए। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद किया जाए और विशेष ध्यान रखिए मिड डे मील पर विशेष ध्यान दिया जाइए, ताकि उनके शरीर के पोषक तत्व मिलते रहें। जब पोषक तत्व मिलेंगे तो अच्छे तरीके से उनका मानसिक विकास होगा और पढ़ने में रुचियां भी लेंगे, सीख पाएंगे। ध्यान रखिए समय सारणी में लचीलापन हो, समय सारणी कितना टफ ना बनाया जाए, कोई समय से विद्यालय ना पहुंचे तो उसको मुर्गा बना दो या चेयर बना दो, वो डिस्टर्ब होकर अगले दिन ना गुरुजी हमको परेशान करते हैं और इसलिए हम पढ़ने नहीं जाएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं होती। ऐसी व्यवस्था के लिए सख्त विरोध कौन करता है, ये एनसीएफ 2005। ध्यान रखिए। इसके बाद करा बाल केंद्रित प्रणाली पर बल दिया जाए। बाल केंद्रित आशा यह है कि जो कुछ बच्चों को रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाए उसी शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि शिक्षक तानाशाह हो जाए और बच्चे की कुछ ना सुने अपने मनमानी तरीके से पढ़ाएं। हाँ, यहाँ ये भी ध्यान देना है बच्चों के रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन कहता है, एनसीएफ 2005। इसके बाद अगला कहता है त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया जाए। त्रिभाषा सूत्र से आशा यह है कि पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी, तीसरा एक कोई देसी भाषा हो, उसी पर बल दिया जाए। त्रिभाषा सूत्र ध्यान रखिए चलता था, लेकिन वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से ऐसी परिस्थिति बन गई है कि इसको बदलकर बहुभाषी कक्षा कर दिया गया है।
कि सभी भाषाएं धीरे धीरे पढ़ाई जाने लगी है, ध्यान रखें। इसके बाद अगला आता है शिक्षण विधि। पूछता है एनसीएफ 2005 किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर दीजिए, करके सीखना। यानी बच्चों को ऐसा मौका दिए स्वयं करके सीखे, बताइए लेकिन स्वयं करके सीखे। इसी पे बायोगस्की जैसे ने कहा, बायोगस्की ने जो कहा मचान पाई, या मतलब इन्होंने कहा स्कैप फोल्डिंग। उन्होंने कहा बच्चों को शुरुआती मदद कर देना ही स्कैप फोल्डिंग है। यानी शुरुआती हल्का सा मदद करिए, लेकिन इनको कोशिश करिए कि अपने द्वारा करके सीखे। इसके बाद निरीक्षण द्वारा सीखना, यानी उसको बच्चों को ऐसी व्यवस्था तैयार करिए को निरीक्षण स्वयं करे ताकि उसको सीख पाए। परीक्षण द्वारा करके सीखना, सामूहिक द्वारा ग्रुपिंग शिक्षा बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा याद होगा। ये अब तो युवाओं के लिए भी ऐसा है कि जितना ग्रुपिंग डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान तक अस्थायी होता है। ये परीक्षा में तब याद होता है कि हाँ ये फलाने ये कह रहे थे, ध्यान रखिए। इसके बाद कह रहा मिश्रित विधि पर आधारित। कैसी विधि होनी चाहिए? मिश्रित विधि होनी चाहिए, एकल विधि नहीं, मिश्रित, ताकि उसमें हर तरीके से ज्ञान मिल सके। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुभाषी कक्षा की मान्यता हम आपको बता ही दिए। इसके बाद फेल पास प्रणाली खत्म की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है फेल पास प्रणाली खत्म की जाए। नहीं तो इसके पहले बच्चों को 6 में 7 में 8 में फेल कर दिया जाता था और अपव्यय और रोदन जैसी स्थिति बन जाती थी, जिस कारण वह शिक्षा से रूठ जाता था, यानी आगे उसके बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती थी। अभी किसी को किसी एक कक्षा में बार बार फेल कर दिया जाए तो उसकी पढ़ने की शैली खत्म हो जाएगी। अब हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद कहा कि शिक्षण सूत्र, 2 शिक्षण सूत्र याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। यानी जो ज्ञात है, मतलब जैसे ज्ञात से आ से ये कह सकते हैं कि जैसे आपको बता दिया जाए कि संज्ञा है, ये मार्कर पेन है, संज्ञा है, तो इसका नाम जैसे कुछ लिखा गया है नाम के विषय में, या जैसे नाम तो एक संज्ञा हो गई, लेकिन संज्ञा के विषय में कुछ जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, या इस हिसाब से इसकी विशेषता तक जा रहे हैं, यानी सामान्य से विशेष की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा सूत्र क्या कर रहा है? मूर्त से अमूर्त, यानी जो दिख रहा है उसके विषय में तो बताया जाना चाहिए, जो नहीं दिख रहा उसके विषय में कल्पनात्मक जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? एनसीएफ 2005। ध्यान रखिए, एनसीएफ 2005 में इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, हर प्रकार के परीक्षा के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।